तो लास्ट क्लास में हमने स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन डिस्कस किया था, ठीक है। आज उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन करेंगे। तो ये एनसीईआरटी का एग्जांपल है, एग्जांपल 4.9, इसे पढ़िए। एग्जांपल है, हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट इन एक्वा सॉल्यूशन has been studied by titrating the liberated acetic acid against the sodium hydroxide. The concentration of the ester at different times is given below. तो रिएक्शन आपको याद होना जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अगर बोला जाए हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल एसीटेट का रिएक्शन लिखा जाएगा तो कैसे लिखा जाएगा? मिथाइल एसीटेट क्या होता है? मिथाइल एसीटेट होता है CH3COO ठीक है। सॉरी, इथाइल एसीटेट होना चाहिए था। मिथाइल एसीटेट अगर इन्होंने लिखा है तो HCOCH3 होना चाहिए। मे बी इट्स अ मिसप्रिंट। तो वाटर डाला इसके अंदर आपने, तो ये CH3COOH और CH3OH दो पार्ट में ब्रेक डाउन होगा। इसके अंदर डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे आपको जो ये आपका एस्टर है मिथाइल एसीटेट, इसकी कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है। क्वेश्चन है, नीचे वाला पैराग्राफ आप पढ़ोगे, उसमें लिखा है शो दैट इट फॉलोज अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन as the concentration of water remains nearly constant. वाटर की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है 55 मोल पर लीटर रहती है, ठीक है, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द रिएक्शन। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ K डैश इन दिस इक्वेशन? ठीक है, आपको K डैश की भी वैल्यू बतानी है आप स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इसमें एक आप लाइन लिखोगे, ये है एग्जाम्पल 4.9। इसमें आप एक लाइन लिखोगे, फॉर अ रिएक्शन टू बी, फॉर दिस रिएक्शन टू बी pseudo first order, it must be first order reaction with respect to एस्टर। क्योंकि एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन चेंज हो रही है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन जो है 55 मोल पर लीटर कांस्टेंट रह रही है थ्रू आउट द रिएक्शन। तो आप एस्टर की जो कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है उसको यूज करके डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे के की वैल्यूज कैलकुलेट कर लो, ठीक है। एस्टर व्हेन concentration of H2O is constant, ठीक है। अब K जो होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, फॉर फर्स्ट ऑर्डर, what is the value? How do you calculate K? 2.303 upon time log of R naught initial concentration upon R, ठीक है। यहाँ पे जो K है, K is equals to K dash H2O। ये जो K dash लिखा है, this K dash is pseudo first order rate constant। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट, ठीक है। नाउ आपको जो ये टेबल दे रखी है इस क्वेश्चन में, इसको यूज करके आप डिफरेंट टाइम पॉइंट्स पे K निकाल लेंगे, ठीक है। अलग अलग टाइम पॉइंट्स पे आप K कैलकुलेट कर लोगे। तो फ्रॉम द डेटा इन द टेबल, क्या क्या वैल्यूज निकाल सकते हैं आप K की? K की पहली वैल्यू, फर्स्ट हम निकालेंगे K की वैल्यू 2.303 अपॉन टाइम। पहला टाइम गैप क्या है? देखो 0 से 30 मिनट्स तक, तो 30 मिनट्स का टाइम गैप है। लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी? 0.85 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितनी है? 0.8004 ठीक है। सॉल्व करना आपको आता है तो आई विल नॉट वेस्ट अ लॉट ऑफ टाइम इन दिस। मैं देख कर ही सीधी वैल्यू लिख रहा हूँ, अभी एग्जांपल्स कर रहे हैं हम, क्योंकि तो वैल्यू आपकी आएगी 2.004 इंटू 10⁻³ ये वैल्यू आएगी आपकी की, ठीक है। फिर आप दोबारा से K की वैल्यू निकालेंगे।
K इक्वल 2.303 अपॉन टाइम। अगला टाइम गैप देखो क्या है, 30 से 60 सेकेंड्स। 30 से 60 सेकेंड्स, तो फिर से 30 सेकेंड, सॉरी 30 से 60 मिनट्स, तो फिर से 30 मिनट का गैप है। लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इस बार ये हो जाएगी 0.8004 डिवाइडेड बाय फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगी 0.7538। 0.7538। तो इस बार जो K की वैल्यू निकल कर आएगी वो भी मैं एक बार एनसीईआरटी से देख कर ही लिख रहा हूँ, वो 2.002 इंटू 10⁻³ आ रही है K की वैल्यू। और फर्स्ट ऑर्डर है तो हम इसका यूनिट लगा देते हैं पर मिनट। पर मिनट, मिनट इनवर्स आ जाएगा दोनों बार यूनिट। सही है, फिर हम तीसरी बार भी निकाल लेते हैं चाहे तो। 3 वैल्यूज कम से कम निकाल लोगे। फिर से 60 से 90 का गैप आ रहा है। टाइम जो है इस बार 30 सेकेंड्स है। वंस अगेन 2.303 अपॉन टाइम, फिर से एक बार 30 मिनट्स, सॉरी अगेन आई एम सेइंग सेकंड, सॉरी 30 मिनट्स। और लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इस बार है 0.7538 और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन है 0.7096। इसको जब हमने सॉल्व किया तो हमें K की वैल्यू मिली वो 2.005 into 10⁻³ मिली इन मिनट इनवर्स। तो आप ये जो K की 3 वैल्यूज आपको मिली, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये जो 3 वैल्यूज आपको K की मिली हैं, अगर आप इनको कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि तीनों वैल्यूज ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। ठीक है, बहुत थर्ड डेसिमल प्लेस पे जाके डिफरेंस आ रहा है। तो इससे क्या प्रूव होता है कि अगर ये फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट की इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन से सिमिलर वैल्यू ऑफ K आ रही है, इसका मतलब रिएक्शन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर है विद रिस्पेक्ट टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर। ठीक है, तो इट कैन बी सीन that the values of K is constant over time when calculated using concentration of ester. Therefore, we can say that the reaction is first order with respect to concentration of ester. ठीक है, अब क्वेश्चन में एक चीज और बोली है, आपको कैलकुलेट करना है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने के लिए जो आपका K है वो अभी आपको बताया था, वो K-H2O के बराबर है। ठीक है, K आपने निकाला है, इन तीनों का एवरेज अगर आप ले लोगे, ठीक है, इन तीनों का एवरेज ले लोगे तो K आ जाएगा आपका 2.004 ही आ जाएगा। ठीक है, 2.004 या वो 2.0035 के आसपास आएगा, बट उसे राउंड ऑफ करोगे तो वो 4 ही हो जाएगा, इंटू 10⁻³ और K डैश आपको निकालना है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आपको क्या दे रखी है? 55 मोल पर लीटर। ठीक है, तो आपका K डैश कितना निकल कर आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद 3.64 इंटू 10⁻⁵ मोल पर लीटर। तो ये आपका स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। ठीक है, ठीक है, ये यूनिट चेंज कर लेना, ये पर मिनट होगी, पर मोल नहीं होगी, गलती से मैंने पर मोल लिख दिया। ठीक है, अब एक्सरसाइज का एक क्वेश्चन और देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4.8। एक्सरसाइज
क्वेश्चन 8, ठीक है। इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर इन वाटर द फॉलोइंग रिजल्ट्स आर ऑब्टेन्ड। तो इन्होंने एस्टर दे रखा है, नाम कुछ नहीं दिया एस्टर का, तो एस्टर यही लिख देते हैं हम RCO। वैसे रिएक्शन लिखना जरूरी नहीं होता, बट अगर लिखना ही है तो हम ऐसे लिख सकते हैं RCOH एंड R-OH। ये हो गया हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो द फॉलोइंग रिजल्ट्स फॉर ऑब्टेन्ड, एस्टर की कॉन्सेंट्रेशन दे रखी है और टाइम दे रखा है। कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल 30 to 60 सेकंड्स। तो 30 to 60 सेकंड्स के लिए, और उन्होंने बता रखा, इस बार प्रूव नहीं करना आपको कि ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उन्होंने बता रखा है कि ये स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। देखो लिखा हुआ है इन अ स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो इस बार आपको सिर्फ एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बताना है बिटवीन 30 to 60 सेकंड्स। तो 30 to 60 सेकंड्स के बीच में एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। पार्ट 1, एवरेज rate of reaction between 30 to 60 seconds। तो K निकालना है आपको 2.303, टाइम है 30 सेकंड। 30 to 60 सेकंड के बीच में गैप कितना हो गया? 30 सेकंड्स का गैप हो गया। लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन क्या है? ये है 0.31। 30 सेकंड पे कितनी थी? 0.31। और फाइनल कॉन्सेंट्रेशन हो गई 60 सेकंड पे कितनी? 0.17, सॉरी 0.17। तो इसको सॉल्व करेंगे जल्दी से, कितना आएगा आंसर, इसको सॉल्व करिए। तो ये आ गया 2.002 इंटू 10⁻², ठीक है, के की, और ये पर सेकंड में आ जाएगा। ये आ गया आपका एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन द टाइम इंटरवल। अच्छा सॉरी, ये गलती हो गई है, सॉरी। हमें रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना था, एवरेज मैंने रेट कांस्टेंट कैलकुलेट कर दिया, सॉरी सॉरी। ये हमें करना होगा, ये अगले उसमें करना होगा क्वेश्चन में, तो मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन बिटवीन 30 to 60 सेकंड्स जो है वो ऐसे निकलेगा, रेट इक्वल्स चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, नेगेटिव में, ठीक है। तो चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्टर क्या है 30 to 60 सेकंड्स के अंदर? फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.17 है, माइनस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन 0.31 है, डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम कितना है? 60 माइनस 30, ठीक है, और माइनस साइन यहाँ लग जाएगा। तो ये आपका आ जाएगा 0.31 माइनस 0.174 0.00466। तो ये 4.66 into 10⁻³ This will be your rate of average rate of reaction, mole per liter per second between 30 to 60 seconds। अब सेकेंड पार्ट जो था उसमें आपको निकालना था calculate the pseudo first order rate constant for the hydrolysis of ester। तो आप रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करोगे, वो आपका ये आएगा pseudo first order rate constant for the reaction। ठीक है, अब ये कैसे कैलकुलेट करेंगे? जो रेट कांस्टेंट आया है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट नहीं आया, ये आपका रेगुलर रेट कांस्टेंट आया है। तो इसको आप सिंपली, पहले तो आप एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स के निकालोगे, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 3 के की वैल्यूज आएंगी। आप ये एक्चुअली सेकंड वाली निकल गई, समझ लो एक तरीके से तुम्हारी के की वैल्यू। फर्स्ट निकालोगे 2.303, टाइम आएगा वही 30 सेकंड्स का गैप है पहली बार में भी, लॉग
फाइनल इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन अपॉन फाइनल 0.55 फाइनल है, 0.31 इनिशियल है। इससे आपकी एक वैल्यू आ जाएगी के की यहाँ पे, ये आपकी दूसरी वैल्यू आ गई के की सेकंड केस में, ठीक है। फिर थर्ड केस में आप के की वैल्यू निकालोगे, के इक्वल 2.303, टाइम गैप अभी भी 30 सेकेंड्स ही है, लॉग इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन इसमें 0.17, फाइनल कॉन्सेंट्रेशन 0.085, इससे आपकी एक कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी। तो आपकी एक, ये दो, ये तीन सिमिलर कॉन्सेंट्रेशंस आएंगी, ठीक है। इनका एवरेज लोगे आप, फिर आप कैलकुलेट करोगे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट। तो के का फॉर्मूला क्या होता है, के डैश H2O, यहाँ पे भी वही होगा। तो के की वैल्यू तो आप रख ही दोगे, यहाँ से जो आएगी के की वैल्यू तो वही आ जाएगी जो आपने ऊपर निकाली है। ये के डैश आपको निकालना है। H2O की कॉन्सेंट्रेशन क्या आएगी, H2O की कॉन्सेंट्रेशन 55.5 आएगी मोल पर लीटर। कैसे, ये बताता हूँ। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2O होगी नंबर ऑफ, कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, अब क्योंकि आपको कॉन्सेंट्रेट वो मोल पर लीटर के अंदर दे रखी है सारी कॉन्सेंट्रेशन, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर को आप 1 लीटर ले लो, ठीक है। तो आप ये लिखोगे 1 लीटर ऑफ वाटर इज 1 kg, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 होती है, विच इज 55.5 मोल। कैसे, 1 kg होता है 1000 ग्राम, वाटर का मोलर मास होता है 18, तो 1000 को मास को मोलर मास से डिवाइड करेंगे, किसके बराबर आ जाएगा, 55.5 मोल ऑफ वाटर। और क्योंकि 1 लीटर के अंदर है, तो वो क्या हो जाएगा, 55.5 मोल पर लीटर हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक क्लियर है, वाटर 55.5 मोल कैसे आया। आगे समझ में आया, ये दोबारा बताऊं वाटर कैसे आया 55.5 मोल। सर नहीं। हाँ, आइडिया समझ में आया, ये बताऊं दोबारा से। रिपीट कर दिए एक बार। ओके, देखो तुम्हें सारी कॉन्सेंट्रेशन मोल पर लीटर में दे रखी है ना, तो पर लीटर का मतलब क्या है, एवरीथिंग इज कैरिड आउट इन 1 लीटर। अब 1 लीटर वाटर जो है वो 1 kg वाटर के बराबर होता है। क्यों, क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1 लीटर पर केजी होती है, 1 kg पर लीटर होती है। जितना वाटर का मास होता है उतना ही वॉल्यूम होता है, ठीक है। 1 kg कितने के बराबर होता है, 1000 ग्राम के। और मास को अगर मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, वाटर का मोलर मास होता है 18, तो इससे आता है 55.5 मोल। तो बेसिकली 1 लीटर के वाटर के अंदर 55.5 मोल है। 1 लीटर वाटर में 55.5 मोल है, तो उसको 55.5 मोल पर लीटर भी तो लिख सकते हैं। आई बात समझ में। यस सर। ठीक है, अरशान क्लियर है ये चीज कि 55.5 कैसे आया। सर ये डेंसिटी निकाली थी क्या हमने, मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी नहीं निकाली थी, ये निकाला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर। 1 लीटर वाटर वो सर कहीं ये भी कौन सा लिखा फॉर्मूला होगा। है जो H2O के इक्वल है, M ये अपॉन V फॉर्मूला जो लिख रहा है, शायद, है नंबर ना। ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। यस सर। हाँ, तो ये तो मोलारिटी का फॉर्मूला होता है ना, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। और नंबर ऑफ मोल्स जो है आपके 55.5 मोल आ गए ये, ठीक है। और वाटर 1 लीटर दे ही रखा है आपको। कैसे पता है कि 1 लीटर दे रखा है, सारी कॉन्सेंट्रेशन देखो बुक में ऊपर, एस्टर किस में लिखा हुआ है, मोल पर लीटर में लिखा हुआ है ना। यानी आपका टोटल सोल्यूशन जो है 1 लीटर है, इसलिए हमने वाटर को 1 लीटर लिया है। ओके सर। क्योंकि ओके। वाटर एक्सेस में है। तुम सोचो कि सिर्फ एस्टर भी तो होगा उसके अंदर। अगर सोल्यूशन 1 लीटर दे रखा है तो वाटर को 1 लीटर कैसे ले लिया, इसलिए ले लिया क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ जो सॉरी एस्टर है वो बहुत कम अमाउंट में है और वाटर बहुत ज्यादा अमाउंट में। यही तो कॉन्सेप्ट होता है फर्स्ट स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, कि वाटर बहुत ज्यादा एक्सेस में होता है, इसीलिए उसकी कॉन्सेंट्रेशन कोई इफेक्ट नहीं डालती है। क्लियर है।
आरशान समझ में आ गया? क्लियर सही। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इसके अंदर। कैटलिस्ट या इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। पहले ना इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पढ़ लेते हैं, वो ज्यादा बेटर है। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट ऑफ रिएक्शन। अब इसमें से ना काफी पार्ट कट गया सिलेबस में, तो मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा इस चीज की, बेसिक सी कुछ चीजें बता देता हूँ आपको। द रेट कांस्टेंट gets doubled with every 10 degree rise in temperature। हर बार टेम्परेचर को तुम 10 डिग्री बढ़ाओगे तो जो रेट कांस्टेंट होता है के, वो डबल हो जाएगा। ठीक है, दिस कैन बी स्टडीड यूजिंग अरेनियस इक्वेशन। अभी अरेनियस इक्वेशन टेक्निकली सिलेबस में से कट गई है, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी समझाए बिना कैटलिस्ट का रोल समझ में नहीं आएगा, और एक्टिवेशन एनर्जी अरेनियस इक्वेशन के बिना समझ में नहीं आएगी। तो मैं ये टॉपिक करा रहा हूँ, इसके न्यूमेरिकल्स नहीं कराऊंगा। ठीक है, तो ये कहता है के ए ई की पावर माइनस ई ए बाई आर टी। अभी क्या क्या चीजें हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। ये होती है अरेनियस इक्वेशन। ठीक है, के आपको पता है रेट कांस्टेंट होता है, ए को अरेनियस कांस्टेंट या प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं, या फिर प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। इसमें जो ई ए है ये होता है एक्टिवेशन एनर्जी। इसका मतलब मैं बताऊंगा आपको अभी क्या होता है। इक्वेशन की ज्यादा डिटेल में अभी जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये पार्ट सिलेबस से कट गया है। ठीक है, अब एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है पहले ये सुन लीजिए। तो इट इज द मिनिमम एनर्जी with which reactant molecules must collide to bring about a reaction, bring about a chemical reaction या chemical change। देखो, अगर H2 और I2 के बीच में एक रिएक्शन हो रहा है हाइड्रोजन आयोडाइड बनाने के लिए, टू फॉर्म हाइड्रोजन आयोडाइड HI, 2 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी वो एनर्जी होती है जिस एनर्जी से इन दोनों को आपस में कोलाइड करना पड़ेगा, एक दूसरे से टकराएं। कितनी एनर्जी से इन दोनों को आपस में टकराना चाहिए कि ये रिएक्शन हो सके। तो दे नीड अ मिनिमम, बेयर मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी टू ब्रिंग अबाउट अ रिएक्शन। कैसे होगा रिएक्शन? जब इनके टकराने से क्या होता है, अभी यहाँ पर एच एच के बीच में बॉन्ड बना हुआ है और यहाँ आई आई के बीच में बॉन्ड बना हुआ है। ठीक है, जब रिएक्शन प्रोसीड करता है तो एक इंटरमीडिएट बनता है। एच एच के बीच का बॉन्ड जो है वो टूटना शुरू हो जाता है, और आई आई के बीच का बॉन्ड भी टूटना शुरू हो जाता है, और एट द सेम टाइम नए बॉन्ड्स बनने शुरू हो जाते हैं एच आई के बीच में।
एच आई के बीच में नए बॉन्ड्स, ये ब्लैक कलर से मैं दिखा रहा हूँ, ये बनने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट। ठीक है, उसके बाद जब ये रिएक्शन फाइनली कंप्लीट होता है तो एच के बीच का बॉन्ड कंप्लीटली टूट जाता है और आई के बीच का बॉन्ड भी कंप्लीटली टूट जाता है और एच आई के बीच में न्यू बॉन्ड्स फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, तो एक रिएक्शन को रिएक्टेंट से, ये रिएक्टेंट्स हैं और ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो रिएक्टेंट से रिएक्शन इंटरमीडिएट तक पहुंचने के लिए जो एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ओवरऑल हालांकि ये रिएक्शन बाद में एनर्जी रिलीज ही करेगा। अब देखो, इसे मैं ग्राफिकली समझाने की कोशिश करता हूँ आपको सेम चीज। ये मान लीजिए एक ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं हम, इसके अंदर वाई एक्सिस पे हम ले लेते हैं एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी लिख देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी, और यहाँ पे ले लेते हैं हम रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स यानी रिएक्शन किस स्टेज पर है। तो मान लीजिए जब रिएक्शन शुरू होता है तो H2 और I2 दोनों की एनर्जी इस लेवल पर है। ठीक है, दिस इज द लेवल एट विच both H2 and I2 are present. This is the level. ठीक है, अब हम हीट करते हैं इसको या कुछ भी करते हैं, एनर्जी देते हैं किसी भी फॉर्म में, एनर्जी बढ़ना शुरू होती है, बढ़ना शुरू होती 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 अभी तक ये रिएक्ट नहीं करें। इस पॉइंट पर जाकर, इस पॉइंट पे जाके ये रिएक्ट करेंगे यहाँ। ठीक है, इस पॉइंट पे जाके ये रिएक्ट करेंगे, इस एनर्जी को हम बोलेंगे क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, ये इस पॉइंट पर जाके रिएक्शन इंटरमीडिएट बन चुका है। ठीक, उसके बाद रिएक्शन इंटरमीडिएट बनने के बाद ये एनर्जी वापस से नीचे गिरना शुरू हुआ और गिरते 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 जितनी इनिशियल एनर्जी थी उससे भी ज्यादा नीचे आ जाएगी। ठीक है, जो इनिशियल एनर्जी थी इसकी, ये उससे भी ज्यादा नीचे आ जाएगी। और इस पॉइंट पर जाकर हम कहेंगे कि 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI फॉर्म हो चुके हैं। वहां पे H2 और I2 की फॉर्म में थे और यहाँ आके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HI फॉर्म हो चुके। तो ये जो गैप आया जहां तक ये गया रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, इस गैप को बोला जाता है एक्टिवेशन एनर्जी। दिस पर्टिकुलर गैप इज एक्चुअली कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, दिस इज द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू स्टार्ट अ रिएक्शन। और ओवरऑल में गैप देखोगे, अगर आप ओवरऑल गैप देखोगे, यहाँ पे थी रिएक्टेंट्स की एनर्जी और प्रोडक्ट की एनर्जी यहाँ है, तो इन दोनों के बीच में जो गैप होता है ये रिएक्शन की एंथैल्पी होती है, रिएक्शन एंथैल्पी। ठीक है, तो इस प्रोसेस के अंदर प्रोडक्ट्स की एनर्जी कम है, रिएक्टेंट्स की एनर्जी ज्यादा है। ठीक है, यानी ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही है प्रोसेस में, ओवरऑल एनर्जी रिलीज हो रही है प्रोसेस में। तो ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन था। ठीक है, अब ये चीज बहुत इंटरेस्टिंग है समझने के लिए कि एक आपने सबने 10th क्लास में एक एग्जांपल पढ़ा होगा, जब आप नॉर्मल क्विक लाइम जो होता है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, उसे पानी में डालते हो, ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है और वो बहुत विगरस रिएक्शन होता है, बहुत हीट रिलीज होती है उस प्रोसेस में। ठीक है, नॉर्मल आप एक कंटेनर में आपने पानी ले लिया, ठीक है, ये कंटेनर में आपने पानी ले लिया, इसके अंदर आपने कैल्शियम ऑक्साइड के पीसेस CaO, इसके पीसेस डालने शुरू करें। ठीक है, जैसे आप इसके अंदर देखोगे थोड़ी देर में पानी जो है वो ऑलमोस्ट बॉईल होने लगेगा, इतनी हीट रिलीज होगी प्रोसेस के अंदर। आप डालते जाओगे कैल्शियम ऑक्साइड, यू विल ऑब्जर्व आफ्टर सम टाइम दैट दिस वाटर विल स्टार्ट टू बॉईल। क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर के बीच में जो बनाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH होल ट्वाइस, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है। ठीक है, ये रिएक्शन बहुत ज्यादा हीट रिलीज करता है, उस हीट की वजह से वाटर बॉईल होने लगता है। लेकिन हालांकि ये रिएक्शन ओवरऑल हीट रिलीज कर रहा है, लेकिन इसको भी स्टार्ट होने के लिए थोड़ी सी एनर्जी चाहिए, थोड़ी सी हीट चाहिए। वो कैसे प्रूव होगा? आप इस वाटर को फ्रीजिंग वाटर कर दो, बिल्कुल बिल्कुल फ्रिज से निकाला हुआ, मैं एकदम 0 डिग्री टेम्परेचर पे
आइस भर दो इसके अंदर और थोड़ा सा पानी डाल दो और फिर उसके बाद कैल्शियम ऑक्साइड डालो, आप देखोगे कि रिएक्शन होगा ही नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो आपका फ्रीजिंग वाटर है वो इतनी कम एनर्जी पे है कि रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए जिस एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंचाना था उस एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। ये दो रिएक्टेंट्स है ना, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर, ये पहले इनकी जो एनर्जी है वो पहले एक्टिवेशन तक पहुंचनी चाहिए। कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर की एनर्जी पहले एक्टिवेशन तक पहुंचनी चाहिए। अब आपने एनर्जी इतनी कम कर दी कि वो यहीं पे रह गई, वो यहाँ तक पहुंच ही नहीं पा रही है। जब वो एनर्जी यहीं तक रह गई तो ये दोनों रिएक्ट नहीं करेंगे। अब पानी को थोड़ी देर रखा रहने दो आप ऐसे ही, थोड़ी देर में वो गर्म हो जाएगा। फ्रीजिंग वाटर है, थोड़ी देर खुले में छोड़ दोगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे तो गर्म हो जाएगा। जैसे जैसे वो गर्म होता जाएगा पानी की एनर्जी थोड़ी सी बढ़ती जाएगी। गर्म का मतलब ये नहीं बॉईल होने लगेगा, मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे आता जाएगा। तो एक जो वाटर फ्रीजिंग होता है उसकी एनर्जी बहुत कम होती है, जो रूम टेम्परेचर पे होता है उसकी एनर्जी थोड़ी सी ज्यादा होती है। जितनी ज्यादा टेम्परेचर उतनी ज्यादा एनर्जी। तो वाटर जो रूम टेम्परेचर है, इट हैज सफिशिएंट एनर्जी टू कॉज द रिएक्शन बिटवीन दीज टू। यानी रूम टेम्परेचर वाटर के अंदर सफिशिएंट एक्टिवेट एनर्जी होती है कि वो एक कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी तक पहुंच जाए आराम से, और वो फिर वो रिएक्ट करके इतनी हीट रिलीज करेंगे कि ओवरऑल